Hello friends, welcome to Agri Friends Club channel. My name is Ranjan Raju and today I am going to discuss about production and practices of maize crop. So आज हम लोग मेज क्रॉप के प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो मेज क्रॉप को हम लोग बोलते हैं क्वीन ऑफ सीरियल्स भी बोलते हैं। तो क्वीन ऑफ सीरियल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि अमंग द सीरियल्स प्रोडक्टिविटी ऑफ मेज इज हाईएस्ट। That's why we called maize crop is also called queen of cereals. तो प्रोडक्टिविटी क्या होता है? तो प्रोडक्टिविटी होता है यील्ड पर हेक्टेयर। सो पर हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा यील्ड एमंग सीरियल्स में मेज क्रॉप का ही होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्वीन ऑफ सीरियल्स भी बोलते हैं। और किंग ऑफ सीरियल्स किसको बोलते हैं? तो किंग ऑफ सीरियल्स व्हीट क्रॉप को बोलते हैं। So maize corn we called also maize known as Drosophila of crop plant. Drosophila of crop plant is also maize. तो ड्रोसोफिला ऑफ क्रॉप प्लांट क्यों बोलते हैं मेज को? तो क्योंकि जैसे जेनेटिक्स में जैसे हम लोग देखते हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और रिसर्च ड्रोसोफिला पर होता है, वैसे ही प्लांट में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट जो मेज क्रॉप पे भी होता है, इसीलिए हम इसको मेज क्रॉप को ड्रोसोफिला ऑफ क्रॉप प्लांट भी बोलते हैं। मेज का बोटेनिकल नाम क्या है? तो जिया मेज। बोटेनिकल नेम जिया मेज है। तो जिया देखिएगा कि जिया इज ए जीनोम और मेज इज अ स्पीसीज नेम। सो एंड ऑल्सो यू कैन सी हेयर कि जिया जेड इज कैपिटल लेटर इज इन कैपिटल लेटर बिकॉज वी नो जीनोम। जब भी हम जीनोम वर्ड लिखते हैं तो जीनोम का पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल में होता है और स्पीसीज हेयर मेज इन यम लेटर इज इन ए स्मॉल लेटर, इसलिए जिया मेज। और ये फैमिली किससे बिलोंग करता है? तो ये पोएसी है, इसको पोएसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। और मेज का ओरिजिन कहाँ है? तो इन मोस्ट ऑफ द बुक यू कैन सी ऑल्सो ओनली सेंट्रल अमेरिका एंड सम अदर बुक ऑल्सो इट इज मेंशन इन मैक्सिको। सो मेज क्रॉप का ओरिजिन कहाँ है? मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। एंड इसका क्रोमोजोम नंबर 2n इजकल टू 20। तो इसका क्रोमोजोम नंबर 20 होता है। एंड समटाइम्स ऑल्सो क्वेश्चन नाउ डेज क्वेश्चन दे यूज्ड टू आस्क नॉट डायरेक्टली व्हाट इज हैप्लॉइड क्रोमोजोम नंबर या डिप्लॉइड। नाउ दे आर आस्किंग व्हाट इज द क्रोमोजोम नंबर ऑफ मेज इन इंडोस्पर्म सेल्स। सो इंडोस्पर्म सेल अगर पूछ दे मेज में कितना होता है इंडोस्पर्म सेल में क्रोमोजोम नंबर, तो क्या बताएंगे? तो हम लोग इसको 30 बताएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंडोस्पर्म हमेशा ट्रिप्लॉइड 3n के फॉर्म में होता है। तो 2n बराबर 20 है तो 3n कितना हो जाएगा? 30 होगा। अगर ऐसे ही पूछते कि रूट टिप सेल्स में कितना क्रोमोजोम नंबर होता है, रूट टिप सेल्स, तो हम लोग जानते हैं कि रूट सेल्स क्या होते हैं? वो सोमेटिक सेल्स होते हैं और सोमेटिक सेल्स हमेशा डिप्लॉइड फॉर्म में होते हैं, तो हो जाएगा 20। और अगर पूछ देता है क्वेश्चन में कि पोलन ट्यूब न्यूक्लियस में कितना क्रोमोजोम नंबर होता है, तो वो हैप्लॉइड के फॉर्म में होता है, तो हो जाएगा 10। और पोलन मदर सेल इज ऑल्सो फाउंड इन 2n फॉर्म, सो इट विल बी ऑल्सो 20। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द एंसेस्टर? जो मेज का एंसेस्टर्स कौन होते हैं? तो मेज के एंसेस्टर्स हैं टियोसिनेट। टियोसिनेट समटाइम्स दे आस्क इन ब्रीडिंग सब्जेक्ट्स ऑल्सो कि उसका मेज का जो एंसेस्टर का क्या नाम है? तो टियोसिनेट है। और मेज क्रॉप कौन सा है? ये वेदर इट इज क्रॉस पोलिनेटेड, सेल्फ पोलिनेटेड या ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चंस आते हैं कि दे दिया जाता है कि 4-5 एग्जाम्पल और उसमें पूछ दिया जाएगा जिसमें से कौन से क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। तो मेज इज ऑल्सो ए क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप। इसको क्रॉस पोलिनेटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेज में जो मेल पार्ट होता है उसको टेसल बोलते हैं और फीमेल पार्ट होता है वो सिल्क बोलते हैं, और उन लोग का मैच्योरिटी जो होता है वो डिफरेंट टाइम पे होता है। सो मेल एंड फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट इन द सिंगल प्लांट बट मैच्योरिटी टेक्स प्लेस एट द डिफरेंट टाइम्स। ओके, सो हेयर और उसका जो भी उसमें भी 2 तरह के होते हैं। तो एक होता है प्रोटेंड्री और एक होता है प्रोटोगाइनी। तो प्रोटेंड्री में क्या होता है कि मेल पार्ट इमर्ज अपीयर्स फर्स्ट, उसके बाद फीमेल पार्ट,
अपीयर्स करता है। और प्रोटोगैनिंग होता है कि पहले फीमेल पार्ट्स आता है और फिर बाद में मेल पार्ट्स। तो इन केस ऑफ मेज प्रोटेंडरी टाइप्स इट मीन्स मेल पार्ट अपीयर्स फर्स्ट, यानी टेस्लिंग पहले होता है फिर सिल्किंग होता है। ओके। और इसका जीनोम साइज कितना होता है, तो जीनोम साइज इसका होता है 2.4 GB। तो जीनोम साइज होता क्या है एक्चुअली, तो जीनोम साइज सिंपल वर्ड में ऐसे समझते हैं कि जैसे कि कोई भी जीव होता है वो डिप्लॉयड फॉर्म में होता है और उसका एक हैप्लॉयड फॉर्म लेते हैं जो 2n से n हो जाता है, क्योंकि जो सिंगल कॉपी होता है तो टोटल मतलब जितना भी डीएनए, टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए दैट इज प्रेजेंट इन ए सिंगल कॉपी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अगर सिंगल कॉपी में जितना डीएनए प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग जीनोम साइज बोलते हैं। तो जीनोम साइज को हम लोग केबी में भी, बेस पेयर में भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मास के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम लोग पेयर करते हैं, पिकोग्राम में जनरली यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मेज का जो कल्टीवेशन होता है वो कब से शुरू होता है, तो हम लोग जितने भी बुक्स देखते हैं मोस्टली बुक्स में ही मिलता है कि 4400 BC के अराउंड मेज का कल्टीवेशन के साक्ष्य मिले हैं। सो कल्टीवेशन ऑफ मेज स्टार्टेड फ्रॉम 4400 BC। और हम लोग जनरली जो नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है कि येलो कलर, जो मेज का येलो कलर होता है वो किस कंपाउंड के कारण होता है, तो येलो कलर इज ड्यू टू क्रिप्टोजेंथिन। तो क्रिप्टोजेंथिन एक ऐसा कंपाउंड है जिसके कारण येलो कलर होता है। और अभी पहले का जो वीट होता है, मेज क्रॉप होता था, तो उसमें प्रोटीन का क्वांटिटी बहुत कम होता था। लेकिन अभी जो एक्सपेरिमेंट करके ब्रीडिंग के थ्रू, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, तो जो भी उसमें हम लोग क्या प्रोटीन का कंटेंट बढ़ाए गए हैं, तो उसमें जो प्रोटीन का भी जैसे शक्तिमान 1 एंड शक्तिमान 2, तो वो जो शक्तिमान 1 शक्तिमान 2 में जितना प्रोटीन होता है वो हायर होता है बशर्ते पहले के जो मेज का वैरायटी होता था। तो वो जो प्रोटीन हाई होता है वो किस जीन के कारण हुआ है, तो ओपेक 2 जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई प्रोटीन कंटेंट इन मेज क्रॉप। And also maize crop is a C4 type plants. So there are 3 type of plants: C3 plants, C4 plants and CAM plants. So maize comes under C4 plant and C3 plants में राइस हो गया। और CAM plants के अंतर्गत कौन सा आता है एग्जाम्पल में, तो पाइनएप्पल। तो C4 प्लांट जो भी होते हैं उनमें एक बड़ा सा अच्छा पिकुलियर क्वालिटी होता है, वो क्या होता है, उसमें क्रंच एनाटोमी पाया जाता है। तो क्रंच एनाटोमी इज पिकुलियर कैरेक्टर ऑफ C4 टाइप प्लांट्स। और जब C4 प्लांट्स होता है तो इसमें हेच एंड स्लेग साइकिल भी पाया जाता है। हेच एंड स्लेग साइकिल हम लोग जब फिजियोलॉजी का लेक्चर जब लेंगे तो उसमें हम लोग इसमें डिटेल से इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे। फॉर नाउ हेच एंड स्लेग फाउंड इन C4 टाइप प्लांट दैट इज इन मेज क्रॉप। नेक्स्ट पॉइंट इज बेस्ट क्रॉप फॉर सिलेज मेकिंग वो जो पाउडर के लिए, मतलब अभी पाउडर बनाने के लिए अगर सिलेज मेकिंग के लिए मेज क्रॉप का यूज किया जाता है। और जो भी सिलेज मेकिंग होता है उसमें सबसे बेस्ट क्रॉप होता है तो वो होता है मेज, क्योंकि मेज सिलेज मेकिंग के लिए फेवरेबल है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज मोनोसियस क्रॉप। So monoecious, I told कि male and female parts are present in a single plant, and male flowers appears first. I already explained that is called protandry. The protandry type found in maize crop. It is non-tillering plant. Maize plant is a non-tillering plant. Non-tillering means see in rice crop after in tillering stage we can see many tillers is to come, but in maize crop there is no extra tillers, so is the non tillering plants. एंड फॉर मेज का इम्प्रूवमेंट के लिए एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट भी है जिसको हम लोग बोलते हैं सिमिट। आई थिंक यू हर्ड दिस टर्म इज वेरी कॉमन, सिमिट। तो सिमिट क्या है, तो ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड वीट
improvement, I think, and D is not there. So जो सीमिट होता है वो स्पेशल वीट और मेज के इम्प्रूवमेंट के लिए ही इंटरनेशनल सेंटर है। और ये सीमिट कहाँ है, तो ये मैक्सिको में है। सीमिट इज सिचुएटेड इन मैक्सिको। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो सीमिट इस्टेब्लिश इन 1966। और मेज इज मैक्सिमम प्रोडक्टिव एमंग सीरियस, दैट्स व्हाई वी कॉल क्वीन ऑफ सीरियस। एंड अनदर टर्म दैट इज हाईएस्ट एरिया इन बिहार फॉर रबी मेज। सो वीट जो मेज क्रॉप होता है उसको हम लोग जनरली खरीफ क्रॉप में और खरीफ क्रॉप में लगाते हैं, लेकिन बिहार में इसको रबी सीजन में भी ये मेज क्रॉप को लगाते हैं। तो मेज क्रॉप को हम लोग खरीफ में तो मोस्टली लगाते हैं, लेकिन बिहार स्टेट एक ऐसा है जहाँ पे हम लोग, और भी एक दो स्टेट है, लेकिन बिहार में हम लोग रबी सीजन में भी मेज क्रॉप को लगाते हैं, ग्रो करते हैं। क्योंकि मेज क्रॉप रबी सीजन में लगाने का एक फ़ायदा होता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग ड्रेनेज का उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि खरीफ में पानी बहुत मतलब रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो ड्रेनेज का एक प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन हम लोग वहाँ पे ड्रेनेज अच्छा से मैनेज कर लेते हैं रबी सीजन में मेज के लिए। और दूसरा की वीड कंट्रोल भी इजीली हो जाता है, और प्लांट पॉपुलेशन को भी मेंटेन करना बहुत इजीली होता है, और प्रोडक्शन भी बहुत हेवी होता है। इसलिए बिहार एक ऐसा, मतलब बिहार राज्य में रबी सीजन में मेज क्रॉप को ग्रो करने के लिए अच्छा क्लाइमेट मिलता है, इसलिए उसको लगाते भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कंपोजिशन। तो कंपोजिशन में हम लोग देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट होता है वो 70% होता है मेज क्रॉप में। कार्बोहाइड्रेट 70%, प्रोटीन 10%, ऑयल 4%। सो 70% कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, 10% प्रोटीन का, और 4% ऑयल होता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये तो एनर्जी का सोर्स होता है मोस्टली ना। और ये कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलके बना होता है, जिसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये मोनोसेक्राइड्स में आ जाते हैं, डाइसेक्राइड्स में हो जाते हैं, कि लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया। और सुक्रोज इज ऑल्सो नॉन रिड्यूसिंग, वी विल डिस्कस रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ऑल दोज थिंग्स इन बायोकेमिस्ट्री क्लास। So for now you have to just only remember the composition, what is the composition of carbohydrate, protein and oil in maize crop. Okay, and there is a one protein in maize crop, that protein called is gene, GDIN, gene. तो gene protein is found in maize crop. In wheat crop, gluten, you remember. And बिकॉज प्रोटीन किससे मिलके बना होता है, तो प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। तो प्रोटीन इज मेड अप ऑफ फ्रॉम एमिनो एसिड्स, एंड वी नो कि 20 अमीनो एसिड्स आर देयर आर 20 अमीनो एसिड्स। 2 और अमीनो एसिड्स हैं, लेकिन अभी तो जनरली 20 हम लोग मान के चलते हैं। और जो मेज में होता है तो सभी अमीनो एसिड नहीं पाया जाता है, मतलब जो ट्रिप्टोफैन और लाइसिन ये बहुत कम, या समझिए डिफिशियंट होता है मेज क्रॉप में। तो ऐसे बोला जाता है कि जो लोग, अगर उनका मेन स्टेबल फूड या मेन फूड मेज होता है, तो उनमें एक डिजीज होता है जिसको पेलाग्रा बोलते हैं। पेलाग्रा डिजीज उन्हीं लोगों का होता है जो हमेशा मेज का ही सेवन करते हैं, क्योंकि उनमें प्रोटीन कुछ अमीनो एसिड्स नहीं पाए जाते हैं। इसी के कारण जो बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है। तो फॉर नाउ वी ओनली हैव टू रिमेंबर दैट कि डिफिशियंट जो कौन से अमीनो एसिड हैं, तो ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन। वी नो दैट 20 अमीनो एसिड्स आर देयर। सम अमीनो एसिड्स आर इसेंशियल अमीनो एसिड्स, और सम आर नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो इसेंशियल्स वो होते हैं कि जिनका बॉडी, उनका मतलब प्रोडक्शन बॉडी के अंदर नहीं होता है, हम लोग को आउटसोर्स से भोजन के थ्रू, आउटसोर्स के थ्रू लिया जाता है, इसको इसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड जो बॉडी में बनता है। और मेज क्रॉप ऐसा क्रॉप है, दिस इज वेरी ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट, दिस इज सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग फील्ड में नहीं होना चाहिए।
अगर वाटर लॉगिंग 3 दिन हो गया तो समझिए वो सारे प्लांट्स शुरुआत में ही मर जाते हैं। तो वाटर लॉगिंग वेरी सेंसिटिव। ऐसा है कि मेज क्रॉप के लिए वाटर चाहिए बिल्कुल, इसके लिए 600 to 800 mm वाटर चाहिए। लेकिन ऐसा फील्ड में देखने से वाटर दिखे ना, लेकिन फील्ड में पानी होने चाहिए, मतलब दिखे ना लेकिन सॉइल मॉइस्चर इज इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग growth. And USA is the leading producer of maize production. USA एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही लीडिंग प्रोड्यूसर, क्योंकि उसमें अभी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वीट का मेज का सॉरी यूएसए में हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। इट इज एग्जॉस्टिव क्रॉप, बिकॉज एग्जॉस्टिव क्रॉप क्या होते हैं? एग्जॉस्टिव क्रॉप वो होते हैं जिनको ग्रो वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव फेज में उन लोग को फर्टिलाइजर या न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा चाहिए। तो मेज एक ऐसा मेज भी ऐसे क्रॉप रहता है क्योंकि हम उसके लिए हम लोग को हमेशा टाइम टू टाइम फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट देना होता है और हेवी डोज में देना होता है, उसको बहुत सारे न्यूट्रिएंट देना होता है, इसलिए उसको एग्जॉस्टिव क्रॉप बोलते हैं। तो हमेशा देखते रहते हैं कि जब भी इंटरक्रॉपिंग लोग करते हैं जिसमें क्या बोलते हैं कि शाम वीट मेज क्रॉप लगाते हैं, क्योंकि एग्जॉस्टिव क्रॉप है तो साथ में नॉन एग्जॉस्टिव क्रॉप जैसे लेग्यूम्स की भी लगाते हैं लोग। तो लेग्यूम्स और मेज को एक साथ लगाते हैं क्योंकि उनको तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू नाइट्रोजन की भी आपूर्ति हो जाती है, और फिर और आपका जो सॉइल होता है, मृदा होता है, वो हम उसका फर्टिलिटी कंडीशन मेंटेन रहता है। सो एंड ऐसे भी जनरली भी ऐसा भी बोला जाता है कि जब एक बार एग्जॉस्टिव क्रॉप लगाते हैं तो उसके नेक्स्ट सीजन नॉन एग्जॉस्टिव क्रॉप भी लगाना चाहिए ताकि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे। लेकिन कहीं कहीं पे भी एक साथ अगर 2 क्रॉप लगाते हैं तो हमेशा नॉन एग्जॉस्टिव के साथ एग्जॉस्टिव क्रॉप भी देखते होंगे फील्ड में। सो इसका जो स्टोवर होता है, तो स्टोवर क्या बर्निंग पर पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इसके ग्रेन्स को क्या बोलते हैं? इसके ग्रेन्स को कैरियोप्सिस बोलते हैं, क्योंकि सीरियल्स में से बिलोंग करता है तो सीरियल्स के ग्रेन्स को कैरियोप्सिस भी बोलते हैं। और सीड ऑफ मेज की जो सीड को क्या बोलते हैं? उसको कर्नल बोलते हैं, उसको सीड को कर्नल बोलते हैं। और ये शॉर्ट डे प्लांट होता है। शॉर्ट डे प्लांट आई थिंक आई एक्सप्लेन ऑलरेडी इन राइस क्रॉप प्रोडक्शन ऑल्सो। तो वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग इन लिटिल बिट कि शॉर्ट डे प्लांट होते क्या होते हैं। तो शॉर्ट डे प्लांट ये होते हैं कि जब उनका वेजिटेटिव यानी मेच्योरिटी पीरियड शुरू होता है तो उस समय जो डे टाइम होता है वो शॉर्ट होना चाहिए, और रिप्रोडक्टिव फेज और जो उसका वेजिटेटिव फेज होता है उस समय उसका लॉन्ग डे होना चाहिए, यानी ड्यूरेशन ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि मेज क्रॉप और खरीफ क्रॉप होता है। तो खरीफ क्रॉप जब हम लोग लगाते हैं तो उस समय दिन बड़ा होता है और रात छोटा होता है, ठीक है। लेकिन जब हार्वेस्ट करते हैं तो हम लोग रबी सीजन में हार्वेस्ट करते हैं, अक्टूबर नवंबर। तो रबी सीजन हार्वेस्ट करते हैं तो उस समय देखते होंगे कि दिन बहुत छोटा होता है और रात बहुत बड़ी होती है। तो इसका मतलब शॉर्ट डे डायरेक्टली रिलेटेड विथ योर मेच्योरिटी पीरियड या रिप्रोडक्टिव फेज, दैट इज मेच्योरिटी पीरियड। ओके, तो शॉर्ट डे मीन्स योर वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ प्लांट शुड बी इन लॉन्ग डे, but maturity grain maturity and that time it should be the short day. So short day is directly related with their maturity phase, not vegetative phase. Okay, I think now it is clear. Next one, monoecious. I told it is monoecious plant एंड मेल पार्ट को जो मेन इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको टैसल बोलते हैं और फीमेल को सिल्क बोलते हैं। और जो यहाँ के फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी जो डेवलप हुआ था मेज क्रॉप में उसको क्या बोलते हैं? वो कौन सा वैरायटी का नाम है? गंगा 1। सो गंगा 1 इज द फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी। ओके, एंड यू ऑल्सो हर्ड लाइक QPM that is a quality protein maize, and example या variety name of QPM is Shaktiman 1 and Shaktiman 2, and it is due to which gene? OPEC2 gene. Okay, OPEC2 gene is directly related with QPM, that is quality protein maize. Okay,
तो रूट सिस्टम जो मेज का होता है वो रूट सिस्टम, उसमें दो तरह के रूट पाए जाते हैं। तो पहला रूट होता है क्राउन रूट और दूसरा रूट होता है प्रॉप रूट। तो क्राउन रूट क्या होता है, तो क्राउन रूट क्या होता है कि जब मेज ग्रो करता है तो उसके जो फर्स्ट नोड होता है उस नोड से जो भी रूट निकलते हैं उसको क्राउन रूट बोलते हैं। आप लोग देखे होंगे कि मिट्टी के जब प्लांट ग्रो करता है तो मिट्टी की सतह से थोड़ा ऊपर जो नोड होता है उससे बहुत सारे रूट्स निकलते होते हैं और रूट्स वो सीधा पेनिट्रेट करते हैं सॉइल को और वही उसको मजबूती प्रदान करते हैं। तो मोस्टली क्राउन रूट जो होता है वो स्ट्रेंथ के लिए, प्लांट के स्ट्रेंथ के लिए होता है, क्योंकि जो मेज प्लांट होते हैं बहुत लंबे लंबे और बड़े बड़े होते हैं। तो अगर क्राउन रूट ना हो, अगर उसको स्ट्रेंथ ना मिले और मिट्टी से वो रूट जाके जकड़े नहीं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा भी हवा तेज चली और प्लांट सारे गिर जाए। तो प्लांट को ना गिरे इसीलिए वो क्राउन रूट होते हैं जो स्ट्रेंथ बनाते हैं, और जो प्रॉप रूट होते हैं वो सेकेंड थर्ड या फोर्थ नोड्स ऑफ स्टेम से वो निकलते हैं। क्योंकि इस सीरियल से बिलोंग होता है तो इसमें नोड्स और इंटरनोड्स प्लांट में पाए जाते हैं। तो नोड से क्राउन रूट जो फर्स्ट नोड से निकलते हैं वो मोस्टली स्ट्रेंथ के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि प्लांट बहुत लंबे होते हैं। तो उसको स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ चाहिए ताकि वो तेज हवा को भी रोक सके। नेक्स्ट, classification. So there are 7 classifications based on endosperm of maize crop. So first one is the sweet corn, flour corn, dent corn, flint corn, pod corn, waxy corn, and popcorn. So little bit we will discuss one by one. So first है स्वीट कॉर्न। तो स्वीट कॉर्न क्या होते हैं, स्वीट कॉर्न का क्या नाम है, साइंटिफिक नेम स्वीट कॉर्न का जिया मेज सेक्राटा। तो जिया मेज सेक्राटा, तो इसको स्वीट कॉर्न की किस मतलब इसका यूज कहाँ होता है, तो मोस्टली ये यूज होता है कैनिंग इंडस्ट्री में। स्वीट कॉर्न का यूज कैनिंग इंडस्ट्री में होता है और इसमें शुगर एंड स्टार्च मेक द मेजर कंपोनेंट ऑफ इंडोस्पर्म। तो इसका इंडोस्पर्म है, तो इंडोस्पर्म में जो शुगर और स्टार्च इसका मेन कंपोनेंट होते हैं और इसी के कारण वो स्वीटिश टेस्ट में, इसका टेस्ट कैसा रहता है तो स्वीट के जैसा, मतलब थोड़ा मीठा होता है। मीठा कितना होता है ऐसा नहीं है, ये अदर देन अदर मेज, मतलब अदर देन अदर कॉर्न से थोड़ा, बाकी जितना भी होते हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा स्वीटर होता है, स्वीटिश होता है, इसीलिए इसको स्वीट कॉर्न भी बोलते हैं। और ये मोस्टली कैनिंग पर्पस के लिए यूज होता है। दूसरा है फ्लोर कॉर्न। तो फ्लोर कॉर्न का साइंटिफिक नेम है जियामेज एमेलिसिया। तो इसका यूज कहाँ होता है फ्लोर कॉर्न का, तो ये सॉफ्ट कॉर्न भी बोलते हैं। तो फ्लोर कॉर्न को हम लोग सॉफ्ट कॉर्न भी बोलते हैं। ओके, और थर्ड है डेंट कॉर्न। डेंट कॉर्न है डेंट कॉर्न, डेंट कॉर्न को साइंटिफिक नेम क्या है, जियामेज इंडेंटा। ओके, तो डेंट कॉर्न ये मोस्टली कहाँ ग्रो होते हैं, तो यूएसए कंट्री में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डेंट कॉर्न, और इसका साइंटिफिक नेम है जियामेज इंडेंटा। तो ये मोस्टली यूएसए कंट्री में ग्रो होते हैं। और चौथा है फ्लिंट कॉर्न। तो फ्लिंट कॉर्न का साइंटिफिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये मोस्टली ग्रो इन इंडिया, वो जो इंडिया में ज़्यादातर ग्रो किया जाता है मिर्च का, वो क्लासिक वैरायटी होता है वो फ्लिंट कॉर्न कैटेगरी वाला होता है। तो फ्लिंट कॉर्न का साइंटिफिक नेम क्या है, तो जियामेज इंडुराटा। ओके, जियामेज इंडुराटा इस TA, ओके, इन लास्ट नॉट TE। सो फ्लिंट कॉर्न Giamage indorata, that is mostly grown in India. Another one is, fifth number one is the pod corn, that is Giamage junicata. So fifth one is pod corn, that is Giamage junicata, and इसका भी यूज, इसका पॉपिंग क्वालिटी होता है, ठीक है। जियामेज का थी जो पॉड कॉर्न होता है वो पॉपिंग क्वालिटी इसमें पाया जाता है। वैक्सीकॉर्न का साइंटिफिक नेम है जियामेज सेराटिना। वैक्सीकॉर्न का साइंटिफिक नेम है जियामेज सेरेटिना। और सेवेंथ वन वो ये है
पॉपकॉर्न जैसे देखते हैं मूवीज वूवीज में, जब इंटरवल के टाइम में पॉपकॉर्न ही न लेके लोग जाते हैं, तो उसको पॉपकॉर्न होता है जियामेज इवर्टा। पॉपकॉर्न जियामेज इवर्टा, इसका मैक्सिमम कॉर्न चिप्स में, कॉर्न फ्लेक्स में, पॉपकॉर्न में इसका यूज किया जाता है। ओके, एक्चुअली व्हेन पॉपकॉर्न्स ग्रेन्स आर हीटेड, जब इसको गर्म किया जाता है तो इंडोस्पर्म क्रैक होके ओपन हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू द वेपर प्रेशर कॉन्सिक्वेंटली रिलीजिंग द लूज फ्लोरी मास। ठीक है, जब इसको हीट करते हैं तो इसको इंडोस्पर्म क्रैक करके ओपन हो जाता है, इसीलिए इसको पॉपकॉर्न बोलता है। इसको कॉर्नफ्लेक्स या मार्केट में देखते हैं, चाहे सुबह का नाश्ता के टाइम में कॉर्नफ्लेक्स का यूज करते हैं ना, तो होता है वही पॉपकॉर्न होता है, या कॉर्न चिप्स के भी यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, climatic condition, it is very important, okay, because there is that's why climatic condition for each crop is vary, because for some crops temperature should be low, some high, some medium. So it is very important to know the climatic condition before going to production of any crop. So for maize crop, conditions should be, climatic conditions should be the warm weather should be required, okay, and temperature, that is temperature is required for maize crop, that is 21 to 32 डिग्री सेल्सियस, 21 से 32 डिग्री सेल्सियस चाहिए तभी। और अगर टेम्परेचर इसी दोनों 31 और 32 के बीच में वेरी कर रहा है तो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी विल बी हायर, अदरवाइज इट विल इम्पैक्ट द यील्ड ऑफ क्रॉप। ओके, और सॉइल कैसा होना चाहिए? तो सॉइल सैंडी लूम टू सिल्टी लूम होना चाहिए, सैंडी लूम टू सिल्टी लूम सॉइल में ये मेज क्रॉप अच्छा परफॉर्म करता है। और पीएच, तो पीएच इसके लिए वही न्यूट्रल 6 to 7.5, अगर सॉइल का पीएच 6 to 7.5 के बीच में हम लोग ग्रो करते हैं तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, इसका यील्ड पर उतना इम्पैक्ट नहीं होगा, बशर्ते अगर 7 से ज़्यादा या 7 से कम। इट मीन्स इन एसिडिक कंडीशन it is not good, okay, तो pH of the soil should be around neutral, okay। एंड लैंड प्रिपरेशन कैसे इसका कर सकते हैं? तो लैंड प्रिपरेशन के लिए पहले सॉइल इन्वर्टिंग प्लॉ से उसको प्लॉ करेंगे, फिर उसके बाद से प्लैंकिंग कर देंगे, और उसका सीड बेड जो तैयार होता है वो कोर्स सीड बेड होना चाहिए। जो मेज के क्रॉप के ग्रो करने के लिए उसका सीड बेड कैसा होना चाहिए? तो कोर्स सीड बेड होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट स्लाइड, सीड एंड सोइंग, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सीड एंड सोइंग। तो सीड रेट कितना होना चाहिए? तो सीड रेट हम लोग केजी पर हेक्टेयर के रूप में यहाँ पे लिखे हैं, तो सीड रेट कितना होना चाहिए मेज क्रॉप के लिए? तो अगर हाइब्रिड सीड है तो हाइब्रिड सीड के लिए सीड रेट होना चाहिए 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर, 20 to 25 केजी पर हेक्टेयर इज रिक्वायर्ड, ओके। अगर कंपोजिट वैरायटी है तो उसके लिए 18 to 22 केजी पर हेक्टेयर इज रिक्वायर्ड, ओके। अगर कंपोजिट वैरायटी है तो 18 से 22 केजी पर हेक्टेयर चाहिए। और प्लांट कितना होना चाहिए एक हेक्टेयर में? तो 60,000 to 65,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर, 60,000 to 65,000 प्लांट्स होना चाहिए, ये ऑप्टिमम प्लांट्स होना चाहिए पर हेक्टेयर में मेज क्रॉप के लिए, ओके। और स्पेसिंग, तो स्पेसिंग क्या होता है? तो स्पेसिंग रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट, ओके। तो रो टू रो कितना होना चाहिए? तो 45 to 60 वेरी होना चाहिए, 45 to 60 इंटू 25 to 30, ओके। तो बिकॉज आई हर्ड ना, आई टोल्ड ऑलरेडी कि इससे क्लासिफिकेशन 7 तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं, और हर मेज का 7 क्लासिफिकेशन का क्वालिटी क्राइटेरिया सब कुछ अलग अलग है, तो इसलिए वो स्पेसिंग भी वेरी करता है। इन सम बुक्स ऑल्सो यू कैन फाइंड ऑल्सो अप टू 75 ऑल्सो, रो टू रो 75 ऑल्सो, ओके। So for generally spacing 45 to 60 इंटू 25 to 30 सेंटीमीटर रखते हैं। और हम लोग अगर स्पेसिंग मालूम हो तो प्लांट कितने प्लांट होंगे पर हेक्टेयर में वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो कि उसका कैलकुलेशन के लिए सिंपल रूल है
कि जैसे कि 1 हेक्टेयर इक्वल टू कितना होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, ओके। और प्लांट का जो स्पेसिंग होता है वो सेंटीमीटर में होता है, जैसे कि 60 × 30। तो 60 × 30 को हम लोग 60 सेंटीमीटर को पहले हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, तो 60 ÷ 100 और 30 ÷ 100 और 10,000 से उसको डिवाइड कर देंगे, तो जितना वैल्यू होगा उतना ही प्लांट 1 हेक्टेयर में ग्रो होगा। सो अगर इफ़ यू नो द स्पेसिंग सो यू कैन इजीली फाइंड आउट द व्हाट शुड बी द प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर, ओके। इट इज़ वेरी सिंपल। और टाइमिंग क्या होता है, तो अभी भी बताए थे कि मोस्टली खरीफ क्रॉप में ग्रो होता है, तो खरीफ सीजन का टाइम शुरू होता है जून से जुलाई, समटाइम्स ऑल्सो यू कैन फाइंड समवेयर May to June, April to May also, in March also, because in I already told in खरीफ क्या आता है, खरीफ सीजन में रबी सीजन में भी मेज को ग्रो किया जाता है। सो ऑलमोस्ट होल ईयर वी कैन ग्रो मेज क्रॉप बिकॉज मेज क्रॉप इज वेरी रेसिस्टेंट ना, लाइक यू कैन ग्रो एनीवेयर बिकॉज मेज hardy crop है, okay। So throughout year because in India months are different because in India so in one part there is a winter, so some part is little summer also, so variation is there no, weather climatic condition of whole India at the same time is not same, okay। So दिस हैपेंस, ओके। मेथड कौन सा होता है, तो जनरली भी हम लोग जो मेज का ग्रो करते हैं वो लाइन सोइंग में ही करते हैं, तो लाइन सोइंग इज लाइन सोइंग के थ्रू ही हम लोग इसका सोइंग करते हैं, ओके। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ओके। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या है, इसके लिए मतलब जो हम लोग मेज क्रॉप लगाते हैं तो उसके लिए भी खाद पानी भी चाहिए, तो खाद कितना चाहिए, फर्टिलाइज़र कितना अप्लाई करेंगे तो अच्छा प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी विल बी हाई बिकॉज फर्टिलाइज़र इज इम्पैक्ट्स, ओके। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन न्यूट्रिएंट्स टॉपिक वेयर कि माइक्रोन्यूट्रिएंट का कितना मतलब कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन प्लांट पे क्या इफेक्ट करता है, कौन क्लोरोफिल जैसे मैग्नीशियम क्लोरोफिल को इफेक्ट करता है, ओके। तो हर प्लांट के हर न्यूट्रिएंट का एक अलग फंक्शन होता है प्लांट में, ओके। सो तो अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट अच्छा होगा तो वो प्लांट को प्रोवाइड करेगा तो प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी क्रॉप की अच्छी होगी, तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हम लोग जनरली अप्लाई करते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम NPK, ओके। तो नाइट्रोजन कितना चाहिए जनरली सॉइल में, एक्चुअली दिस इज जो NPK वैल्यू जितना भी होता है वो जनरल सॉइल में होता है, क्योंकि अगर आपके पास सॉइल हेल्थ कार्ड है तो आप उस सॉइल के बारे में कौन सा न्यूट्रिएंट कितना कंसंट्रेशन में है तो ये आप बात जान जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास सॉइल हेल्थ कार्ड नहीं है तो जनरली हम लोग जो NPK रेशियो होता है 120 फास्फोरस का 60 और पोटेशियम का 40 to 60 kg पर हेक्टेयर यूज करते हैं। तो नाइट्रोजन को हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन कैसा होता है, वो बहुत वोलाटाइल होता है ना, तो इसीलिए हम लोग तुरंत वो जैसे पानी में जाता है तुरंत घुल जाता है, लेकिन फास्फोरस पोटेशियम के साथ ऐसा नहीं होता है। जैसे कि फास्फोरस अगर DAP के फॉर्म में देते हैं तो उसको कितना भी घुलाइएगा तो तुरंत जल्दी नहीं घुलता है, और पोटेशियम के साथ भी ऐसे ही होता है। तो हम लोग जनरली ऐसे ही देखते हैं कि जब भी फास्फोरस और पोटेशियम को हम लोग बेसल डोज में ही दे देते हैं, जैसे कि जब हम लोग सोइंग करने जाते हैं तो उससे पहले 1 दिन पहले हम लोग फर्टिलाइज़र को यूज कर देते हैं। जैसे बेसल डोज में इसको जितना अमाउंट होता है वो एट ए टाइम फास्फोरस पोटेशियम को अप्लाई कर देते हैं साइड में, क्योंकि हम लोग को मालूम होता है कि ये धीरे धीरे गलता है, तो धीरे धीरे प्लांट लंबे टाइम तक इसका एब्जॉर्प्शन करते रहेगा और इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर हेल्प करेगा। लेकिन नाइट्रोजन जो होता है जिसको हम लोग जनरली यूरिया के फॉर्म में देते हैं, तो इसके साथ एक कंडीशन है कि हम लोग एक ही साथ एक ही अमाउंट नहीं देते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन यहाँ पे 120 kg पर हेक्टेयर है तो एक ही टाइम में हम 120 kg नहीं देते हैं, क्योंकि वो जैसे ही पानी में डालते हैं तो तुरंत घुल जाता है और प्लांट उसका मतलब इफिशियंसी मतलब नाइट्रोजन यूज मतलब पूरा नाइट्रोजन प्लांट उसका यूज नहीं कर पाता है, इसीलिए उसको हम लोग स्प्लिट डोज में कर देते हैं। स्प्लिट डोज मतलब थोड़ा थोड़ा कर करके डिफरेंट टाइम पे कुछ आज रखे कुछ
फिर नेक्स्ट टाइम ऐसे ऐसे कुछ इंटरवल पे कर देने से क्या होता है कि नाइट्रोजन का यूटिलाइज प्लांट प्रॉपर टाइम में और प्रॉपर अमाउंट में करता है। इसलिए हम लोग नाइट्रोजन को स्प्लिट डोज में, तो मेज क्रॉप में स्प्लिट डोज कितना है, तो 3 स्प्लिट डोज में देते हैं। नाइट्रोजन को हम लोग 3 स्प्लिट डोज में देते हैं। पहला जो देते हैं वो बेसल डोज में देते हैं, वो 1/3 होता है। 1/3 जो होता है, तो यहाँ पे 1/3 कितना हो जाएगा, यानी 40 kg हो जाएगा। 120 डिवाइडेड बाई 3 40 kg। तो हम लोग 1 हेक्टेयर में 40 kg बेसल डोज में देते हैं, शुरुआती दौर में देते हैं। और दूसरा 2/3 रिमेनिंग 2/3 होता है, उसको टॉप ड्रेसिंग में देते हैं। तो टॉप ड्रेसिंग में कब देते हैं, तो उसमें 1/3 अगेन 140 kg हम लोग को 40 kg कब देंगे, तो नी हाइट स्टेज में देते हैं। तो नी हाइट स्टेज मैंने कितना दिन के बाद नी हाइट स्टेज में प्लांट आ जाएगा, तो हम 35 से 40 35 to 40 डेज आफ्टर सोइंग के बाद DAS स्टेज फॉर डेज आफ्टर सोइंग। सो नी हाइट स्टेज में 35 to 40 डेज, यानी पहला बेसल डोज में 1/3 दे दीजिए, 1/3 40 दिन के अराउंड में दे दिए, 35 से 40 दिन 1 मंथ। और लास्ट 1/3 होता है वो टेस्लिंग स्टेज में देते हैं, टेस्लिंग स्टेज में देते हैं। और फास्फोरस 60 kg पर हेक्टेयर, जो फास्फोरस जनरली DAP के फॉर्म में भी दे सकते हैं, SSP के फॉर्म में भी दे सकते हैं। और पोटेशियम म्यूरेट ऑफ पोटास या पोटेशियम सल्फेट जो अवेलेबल है मार्केट में, फार्मर उसके अनुसार वो अप्लाई कर देते हैं। और FYM फार्म यार्ड मैन्योर भी हम लोग यूज करते हैं। तो फार्म यार्ड मैन्योर कब कितना यूज कर सकते हैं, जनरली हम लोग 15 to 20 टन पर हेक्टेयर, 1 टन के लिए 15 to 20 टन हेक्टेयर यूज करते हैं। यहाँ पे टन का बात हो रहा है, वहाँ पे केजी का, NPK केजी और यहाँ पे, क्योंकि फार्म यार्ड मैन्योर में न्यूट्रिएंट NPK कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, इसीलिए हम लोग इसको ज़्यादा यूज करते हैं। तो जनरली 0.3 0.2 0.2 इन सम बुक्स इज वेरी, बिकॉज वी डोंट नो ना कि फार्म यार्ड मैन्योर में न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन भी डिफरेंट होता है, इसीलिए जनरली 0.3 0.2 0.2 ऐसे ही यूज में आते हैं। तो क्योंकि इसका कंसंट्रेशन मतलब न्यूट्रिएंट कंटेंट फार्म यार्ड मैन्योर में बहुत कम होता है, इसीलिए इसका क्वांटिटी बहुत हाई रखते हैं। तो फार्म यार्ड कितना यूज करते हैं, 15 to 20 टन पर हेक्टेयर। ओके, और इसको जनरली 1 मंथ बिफोर सोइंग ऑफ द प्लांट यूज करते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। तो 1 महीना पहले जैसे सोइंग करना है, तो 1 महीना पहले इसको प्लांट फील्ड में अप्लाई कर देते हैं। वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो FYM होता है, वो धीरे धीरे सिंपल फॉर्म में यूज होता है और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और फिर प्लांट उसको इजीली एब्जॉर्ब करता है, जो उसमें न्यूट्रिएंट अवेलेबल होता है। ओके, तो 1 मंथ, वर्मी कंपोस्ट अराउंड 1 वीक and fertilizer around 1 day, but here farmers are very lazy, so I seen so many places, so जो NPK होता है, तो 1 दिन पहले दे देने से ठीक होता है, लेकिन देखते हैं कि सेम डे में ही यूज करते हैं। ओके, और एक और पॉइंट होता है कि समटाइम्स ड्यूरिंग वाइवा एग्जाम दे यूज्ड टू आस्क कि पहले हम लोग फर्टिलाइजर फील्ड में यूज करते हैं या क्रॉप, तो जैसे कि लाइन सोइंग है, तो लाइन बना लिए, लाइन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ लाइन, सो विल अप्लाई फर्स्ट फर्टिलाइजर या सीड। सो हम लोग पहले फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद से सॉइल को थोड़ा सा ढक देते हैं, और फिर उसके बाद से सीड का यूज करते हैं, सीड का अप्लाई करते हैं। ओके, सो आई थिंक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है सीड ट्रीटमेंट। तो सीड ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सीड ट्रीटमेंट में बहुत सारे फंगस या बैक्टीरियल डिजीज भी हो सकते हैं। तो सीड ट्रीटमेंट के लिए हम लोग कौन सा केमिकल यूज करते हैं, बेबिस्टिन, ये वेरी बहुत कॉमन होता है, ठीक है। तो बेबिस्टिन जो होता है उसको यूज करते हैं, उसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, तो 3 ग्राम पर kg ऑफ हेक्टेयर, 2 to 3, बट 2 to 3 जनरली 1 किलो सीड के लिए हम लोग 3 ग्राम बेबिस्टिन का यूज करते हैं, उसको अच्छे से मिक्स करके फिर फील्ड में अप्लाई करते हैं। ओके, तो सीड ट्रीटमेंट बेबिस्टिन 3 ग्राम पर kg ऑफ सीड। नेक्स्ट, वाटर मैनेजमेंट, वाटर बिना पानी का क्रॉप कैसा। ओके, तो वाटर मैनेजमेंट इज ऑल्सो देयर, बिकॉज वाटर इज वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, सो कितना वाटर चाहिए,
तो 460 से 600 mm चाहिए। लेकिन इस वाटर एक ही टाइम पे नहीं चाहिए कि बेसल के टाइम पे ऐसे नहीं चाहिए, वो अलग अलग टाइम पे उसको इंटरवल पे वाटर को अप्लाई किया जाता है फील्ड में। ओके, सो इट विल टेक प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, सो क्रिटिकल स्टेज सम ऐसा प्लांट के ग्रोथ वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में कुछ ऐसा स्टेज है कि जिस स्टेज पे पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उसी को हम लोग क्रिटिकल स्टेज बोलते हैं। अगर क्रिटिकल स्टेज में अगर आप वाटर को प्रोवाइड नहीं करते हैं और बाकी टाइम वाटर को प्रोवाइड करें और लेकिन क्रिटिकल स्टेजेज में अगर नहीं करते हैं तो डायरेक्टली आपके ईल्ड पर इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ईल्ड कम हो जाता है अगर क्रिटिकल स्टेज में आप वाटर को प्रोवाइड नहीं कर, प्लांट क्रॉप अगर वाटर क्रिटिकल स्टेज में नहीं लेता है। तो क्रिटिकल स्टेजेज क्या होता है मेज के लिए, तो टेस्लिंग स्टेज एंड सिल्किंग। तो टेस्लिंग क्या होता है, वही मेन इन्फ्लोरेसेंस, और सिल्किंग फीमेल इन्फ्लोरेसेंस। ओके, और फील्ड का जो कंडीशन होता है वो ड्रेनेज फैसिलिटी होना चाहिए, क्योंकि पानी अगर लग जाता है, अगर वाटर लॉगिंग होता है तो प्लांट पे डायरेक्ट एक्चुअली जैसे ही पानी लगता है तो ऑक्सीजन का मूवमेंट ईयर और सॉइल के बीच में अवरुद्ध हो जाता है, और ये अवरुद्ध होने के बाद डिफरेंट तरह के डिजीज जैसे मोस्टली पीथियम। ओके, पीथियम लाइक विल्ट कंडीशन, wilt and many other disease happens. Okay, so it is very important to apply water during critical stage. Next, weed management. So weed management, तो weed कौन कौन से होते हैं, weed क्या होते हैं, तो weed are the plants out of time out of place. ओके, वो उनका ना कोई टाइम फिक्स होता है ना ही कोई जगह फिक्स होता है, जब चाहे जहाँ चाहे वो आ जाते हैं। तो वीड मैनेजमेंट जनरली हम लोग जो वीड क्रॉप में मिर्च क्रॉप में देखते हैं वो तो होते हैं इकाइनोक्लोवा, क्लोनम एंड sorghum हार्पेंस। ओके, जनरली पाए जाते हैं। तो उनको रोकने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए एट्राजिन या सीमाजिन, उनका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 to 1.25 kg पर हेक्टेयर, या 2,4-D अगर यूज कर रहे हैं तो 0.75 kg पर हेक्टेयर। 2,4-D जो होता है तो 2,4-D ब्रॉड लीफ के लिए होता है, यानी डाइकोट मान के चलते हैं। 10 ब्रॉड लीफ के वीट को कंट्रोल करने के लिए 2,4-D है। 2,4-D क्या है, 2,4-D ऑक्जीन का ही एक रूप है। ठीक है, सो अगर कंसनट्रेशन 2,4-D का कम रखते हैं तो हार्मोन की तरह यूज होता है, जनरली 20 ppm इट इज इन बुक, और 20 ppm से ज़्यादा यूज करते हैं तो वीडिसाइड के रूप में वीडिसाइड का इफेक्ट शो करने लगता है। ओके, और सीमाजीन ना मोस्टली अगर कहीं भी देखिएगा वीट का वीज क्रॉप ग्रोइंग होता है तो सीमाजीन का जनरली यूज किया जाता है। नेक्स्ट, अर्थिंग अप किया जाता है, क्योंकि जब प्लांट बड़े होने लगते हैं तो अर्थिंग अप क्या, जैसे पोटैटो का भी प्रोडक्शन कंडीशन में अर्थिंग अप किया जाता है, क्योंकि बगल का साइड का जो मिट्टी होता है उसको चढ़ा के स्टेप पर रख दिया जाता है ताकि प्लांट को ज़्यादा स्टेबिलिटी मिले। ओके, तो अर्थिंग अप इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो इन ड्यूरिंग नी स्टेज around 40 to 45 days. Earthing used to do after doing first weeding, by weeding also hand weeding या वीडर के थ्रू भी वीड हटाने के बाद उसको अर्थिंग अप कर दिया जाता है। तो अर्थिंग अप करने से वीड का पॉपुलेशन भी कम होता है, तो अर्थिंग अप करने से वीड का भी पॉपुलेशन होता है। अर्थिंग अप की जो प्रैक्टिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सो हम लोग जैसे बोलते हैं कि सिलेज मेकिंग में मेज क्रॉप का यूज किया जाता है सिलेज मेकिंग में। तो अगर हम फॉडर क्रॉप का यूज करते हैं, मतलब हम लोग मेज लगाते हैं जो फॉडर पर्पस टू फीड द एनिमल्स, तो उसके लिए हम लोग कब हार्वेस्टिंग करते हैं, बिफोर फ्लावरिंग होने से पहले ही उसको हार्वेस्ट करके, मतलब कट करके स्टॉक को कट कर लेते हैं और उसको पाउडर की यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि उस समय बहुत सारा ग्रीन स्टेज में रहता है तो एनिमल भी अच्छा से खाना लगता है, उसका स्टीम इंटरनोड्स वो सब जो थे वो सॉफ्ट होते हैं उस टाइम। और बेबी कॉर्न ना आजकल के मार्केट में बेबी कॉर्न बहुत लोग खाया जाता है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाइएगा तो बेबी कॉर्न
स्टार्टर के रूप में ही सूप और स्टार्टर के रूप में बेबी कॉर्न दिया जाता है। तो बेबी कॉर्न सलाद के रूप में भी, और बॉयल जब बॉयल का भी यूज़ किया जाता है। तो बेबी कॉर्न कब यूज किया जाता है, कब हार्वेस्ट किया जाता है, तो जैसे ही सिल्किंग होता है, जो फीमेल अपीयरेंस होने लगता है फीमेल पार्ट मीज का, उसके 5 से 7 दिन के ही बाद उसका वो हार्वेस्ट कर लिया जाता है। उसको बेबी कॉर्न यूज किया जाता है एज ए बेबी कॉर्न, और उसका पूरा पार्ट लिप हटाने के बाद पूरा पार्ट उसका बॉयल करके वो लोग खाते हैं। ठीक है, तो बेबी कॉर्न आफ्टर 5 to 7 days आफ्टर सिल्किंग। ओके, नेक्स्ट प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन में बहुत से प्लांट प्रोटेक्शन में क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसे डिजीज इंसेक्ट पेस्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो डिजीज में क्या क्या होता है, तो सीड रॉट कॉमन है, सीडलिंग ब्लाइट भी कॉमन है। तो बहुत सारी डिजीज है। जब हम लोग डिजीज पैथोलॉजी क्लास पढ़ेंगे तो उसमें सारी डिजीज, हर क्रॉप का जितना डिजीज होता है वो सारे को 1 by 1 उसका कैसे होता है, उसका डिजीज का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म, उसका रिप्रोडक्टिव फेज, वो कैसे उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, पहले फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, मैकेनिकल, कल्चरल, ऑर्गेनिक, वो सारे बारे में हम लोग बात करेंगे। पर ये हायर जो थोड़ा सा जो मेन डिजीज है, जैसे कि सीड रॉट है, सीडलिंग ब्लाइट है, तो मोस्टली पाए जाते हैं। उसको रोकने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। उसका कंसनट्रेशन कितना होना चाहिए, तो 20 to 25 kg पर हेक्टेयर। और पेस्ट के रूप में देखते हैं तो स्टेम बोरर होता है, वाइट ग्रब आता है। तो स्टेम बोरर को कंट्रोल करने के लिए इंडोसल्फान यूज करते हैं 1.5 लीटर। और वाइट ग्रब जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं, तो फोरेट यूज करते हैं 10 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग किस स्टेज में किया जाता है, हार्वेस्टिंग में 2 स्टेज का होता है, फिजियोलॉजिकल हार्वेस्टिंग, मैच्योरिटी हार्वेस्टिंग। तो हम लोग हार्वेस्टिंग कब करते हैं मेज का, तो हम लोग जब देखते हैं कि स्टॉक जो होता है पूरा प्लांट 90% मेच्योर्ड हो जाता है, तब उस समय हम लोग इसको हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो 90% मेच्योरिटी स्टॉक जब हो जाता है तो हम इसको हार्वेस्ट करते हैं। और उसको कैसे करते हैं, तो स्टॉक को कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, और ईल्ड कितना होता है, तो ईल्ड अगर हाइब्रिड लगाते हैं तो हाइब्रिड में थोड़ा सा ज़्यादा होता है ईल्ड। तो हाइब्रिड का ईल्ड कितना होता है, 50 से 55 क्विंटल पर हेक्टेयर। और अगर कंपोजिट वैरायटी है तो हम उसका ईल्ड कितना होता है, तो 50 क्विंटल पर हेक्टेयर। हम लोग कंपोजिट वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी, सिंथेटिक वैरायटी सब कुछ पढ़ेंगे जब रीडिंग क्लास का हम लोग जब रीडिंग क्लास का जब डिस्कशन करेंगे तो ये सब बातें वहाँ पे डिस्कस की जाएगी। सो फॉर नाउ कि कंपोजिट अगर वैरायटी है तो 50 क्विंटल पर हेक्टेयर, और हाइब्रिड वैरायटी है तो 50 से 55 क्विंटल पर हेक्टेयर ईल्ड होता है। और वैरायटी के रूप में जैसे कि रत्ना हो गया, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, सरताज हो गया, जवाहर हो गया, पेट्टू, और रिमैक में जैसे इसको मिरेकल क्रॉप भी कहते हैं। ठीक है, और क्यून ऑफ क्रॉप भी बोलते हैं। और क्या, और ए वन इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, एज यू नो डैट कि ए आई सी आर पी क्या होता है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं। तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट जो पहली बार 1957 में शुरू हुआ था, वो किस क्रॉप पे शुरू हुआ था, AICRP started in 1957 on which crop? So मेज ही ऐसा क्रॉप था कि पहला AICRP मेज क्रॉप पे ही शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत सारा इम्पोर्टेंट है। और ये भी, और इसके मेज के बारे में अगर कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करें तो DF जॉन्स जो थे वही प्रपोज किए थे कि डबल क्रॉस टेक्निक फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन मेज, और सिंगल क्रॉस टेक्निक भी हाइब्रिड मेज में फर्स्ट कंसीव कौन की बताए थे, EM स्टेंजियस घोष। These things we'll discuss in broadly when we'll talk in breeding classes. Okay, so for now I think it's over. Thank you. If this video is good, then please like, share and subscribe. Thank you so much. We'll meet very soon in next video with another crop. Okay, thank you so much.